अच्छा जी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हैं उनके थेरेप्यूटिक यूजेस को। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड उन कंडीशंस के अंदर यूज़ किया जाएगा जिनके अंदर उसकी जिनके अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब जिस तरह के हमारे पास है वो कंडीशन जिस तरह के एडिसन्स डिजीज़, प्राइमरी एड्रेनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी जिसे भी कहते हैं हम, ठीक है? उसके अंदर यूज़ होता है। फिर उसके बाद एक्यूट के अंदर भी और क्रोनिक के अंदर, दोनों के अंदर यूज़ होता है। और एक्यूट होती है उस वक़्त जब लाइफ थ्रेटनिंग शॉक, इन्फेक्शन या ट्रॉमा होता है। फिर हम कहते हैं कि इसको जब हम क्रोनिक के अंदर भी यूज़ करते हैं एड्रेनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी के अंदर। फिर इसको कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के अंदर भी यूज़ करते हैं। हमें पता है कि उनके अंदर उस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो सिंथेसिस उनकी ठीक नहीं होती और सिंथेसिस जो है उसकी कम हो जाती है एंजाइम्स की, और जो प्रिकर्सर्स हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं वो ठीक नहीं बनते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एसीटीएच की जो है वो हम पता है कि फीडबैक इनिबिशन करवाते हैं एसीटीएच की, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर भी कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के अंदर भी। फिर हमारे पास डेक्सामेथासोन एक होता है, हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड, सिंथेटिक ग्लूकोकोर्टिकोइड है, उसको हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, कुशिंग सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर अगर नॉर्मल जो है अगर होता वो बंदा, तो उसको हम देते तो ये कम करवा देता है उसकी सिक्रेशन को, कोर्टिसोल की सिक्रेशन को। लेकिन जब देते हैं हम कुशिंग सिंड्रोम के अंदर तो ये कम नहीं करवाता। डेक्सामेथासोन किस तरह से हमने यूज़ कर लिया। फिर हमारे पास हमें पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया काज करवाता है, तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट जो है बन सकता है कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस काज करवा सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया पता है कि किस तरह से करता है कि ग्लूकोनेजेनेसिस को इंक्रीज़ कर देता है, लिवर ग्लूकोनेजेनेसिस के जो एंजाइम्स हैं उसको ज़्यादा करवा देता है, और दूसरा ग्लूकोज़ की जो अमाइनो एसिड अपटेक है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। ग्लूकोज़ के प्रकर्षक के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, फिर ग्लूकोज़ सिंथेसिस के प्रकर्षक के तौर पे। फिर हमारे पास हमें पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होते हैं इसके। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के अंदर हमारे पास हमें पता है कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स उनकी सिंथेसिस और उनकी रिलीज़ को जो है कम करवा देता है। एक ये बात होगी। दूसरा हमें पता है कि ये फॉस्फोलिपिड A2 जो है उसकी सिंथेसिस, उसकी जो इनिबिशन करवाता है। हमें पता है कि वो फॉस्फोलिपिड एरिकिडोनिक एसिड जो है उसकी रिलीज़ को करवाता होता है, उसकी रिलीज़ करवाता है। फिर वहाँ से हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आ गया इसका। तो इसलिए हम इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो जो कंडीशंस जब रिक्वायर्ड होती हैं इन्फ्लेमेटरी या फिर इम्यूनोलॉजिक इन नेचर जो होती हैं डिजीज़, उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कि अस्थमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कोलेजन डिजीज़ और रूमेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास इम्यूनोसप्रेसिव। अच्छा, अब इम्यूनोसप्रेसिव के अंदर हमें पता है कि ये इसके अंदर ख़ास बात ये है कि ये जो है न्यूट्रोफिल्स की जो सर्कुलेटिंग लेवल्स है वो इंक्रीज़ करवाता है। जो हम न्यूट्रोफिल्स हमें पता है कि ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। बाकी जितने भी हैं ना, यूज़ोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स वगैरह, उनको जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करवा देता है, सर्कुलेशन से लेके जाता है उसके अंदर लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसका एक इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट होता है इस तरह से कि ये लिम्फोटॉक्सिक होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं हेमेटोपोटिक कैंसर्स के अंदर। फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर डिलेड रिएक्शंस। अच्छा, ये क्या है, एक्वायर्ड जो रिएक्शन है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो है उसकी डेवलपमेंट को इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जो रिजेक्शन ट्रांसप्लांट होते हैं उनके अंदर रिजेक्शन रिएक्शन को जो है वो ये डिले करवाता है। अच्छा, फिर हमें पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन का जो एडवर्स इफेक्ट क्या आएगा कि ये जो है वो करवाता है अपना वूंड हीलिंग को डिले करवा देता है। हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन का वूंड हीलिंग के अंदर रोल होता है। अच्छा, फिर इसका रोल है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो है वो, ये इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन उसको डिक्रीज़ करवाता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइपर कैल्सीमिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये बोन फॉर्मेशन जो है वो इनहिबिट करवाता है, सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस को डिक्रीज़ करवाता है। अब इनका इफेक्ट ये होता है कि बोन फॉर्मेशन ऑस्टियोपोरोसिस काज करवा सकता है, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है। ग्रोथ रिडक्शन करवाता है, ये चीज़ होगी इसकी। अब देखिए, हमें पता है ग्रोथ रिडक्शन किस तरह से करवाता है, ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाता होता है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास ये होता है कि ये जो लिवर की प्रोटीन्स हैं उनका कैटाबॉलिज्म नहीं करता, मसल की प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म करवाता होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है हम कहते हैं कि लिम्फोइड, कनेक्टिव टिश्यू और फैट और स्किन के जो है ना, उनकी वो अंडरगो वेस्टिंग अंडर द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ द कोर्टिसोल, ठीक है। लिपोलाइसिस भी करवाता है, कुछ एरियाज़ के अंदर लिपोजेनेसिस भी करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट आता है कि सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट होती है हमारे पास। इसका एक एडवर्स इफेक्ट इसका क्या आता है, सीनेस के ऊपर इफेक्ट होता है और बिहेवियरल चेंजेस का इसके पास सकता है अगर लॉन्ग टर्म यूज़ कर लिया जाए। फिर दूसरा हमारे पास होता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवाता है। और फिर हमारे पास है एडिक्वेट कोर्टिसोल लेवल्स, इसको वैसे हम न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है एडिक्वेट कोर्टिसोल लेवल्स आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल GF। फिर इसको जो हम देखें रीनल के अंदर भी इसका इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है। हम और फिर हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एगोनिस्ट हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हैं। एगोनिस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, प्रेडिसोलोन, डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन, तो जो बहुत आसान से नाम है, ठीक है।
ठीक है। अब बेटामेटासोन का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है, ये होती है लंग मैच्योरेशन के लिए, फीटल लंग मैच्योरेशन के लिए, लंग मैच्योरेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास, हमें पता है कि प्रीमेच्योर जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि उनके अंदर लंग मैच्योर नहीं होता। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है बेटामेटासोन का, अगर हम दे दें इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ को विदिन 48 आवर्स, ठीक है, बिफोर द डिलीवरी हम इसको दे दें तो हम बेटामेटासोन जो है फीटल लंग मैच्योरेशन करवा सकता होता है। फिर 2 नाम बड़े मुश्किल से हैं। बेक्लोमेथासोन इस तरह से है हमारे पास कि डेक्सामेथासोन को बैक लें उसको तो बेक्लोमेथासोन, ठीक है। एक बुढ़ी थी जिसके एमसी हाई स्कूल के अंदर गई, तीनों गई थी, 3 बुढ़ियाँ गई थी। अब देखिए मीठी सी बुढ़ी थी वो, मीठी सी, ग्लूकोम का मतलब मीठी सी बुढ़ी थी जो कि प्यारी थी, ब्यूटोसिनाइड पैरा बनने की कोशिश कर रही थी। तीनों गई थी एमसी स्कूल के अंदर, लेकिन आखिर पे वो लोन रह गई, ब्यूटोसिनाइड ट्राई एमसी लोन, ठीक है। इनके नाम इस तरह से याद करने हैं। फिर हमारे पास ये है कि जो बेक्लोमेथासोन और ब्यूटोसिनाइड है, ये हमने स्पेशल कोड तैयार किए हुए हैं उन कंडीशंस के लिए जिनके अंदर गुड सरफेस एक्टिविटी हमें चाहिए होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। इन दोनों को हमने इसलिए तैयार किया हुआ है। जिस तरह के अस्थमा वगैरह के अंदर हमें पता है कि ये यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ये जल्दी जो है वो पेनिट्रेट तो कर जाती है ब्रेन को, लेकिन सिस्टमिक इफेक्ट्स इसलिए नहीं आते क्योंकि ब्लड के अंदर जैसे ही एंटर होती है तो इसका हाफ लाइफ बहुत कम होती है ब्लड के अंदर। फिर हमारे पास है, हमें पता है जैसे ही फ्लड आता है तो उसके अंदर मिनरल्स भी आते होते हैं, उसके अंदर सैलाब पानी के अंदर हमें पता है कि नमक वगैरह भी आता होता है। तो फ्लूड्रोकोर्टिसोन जो है मिनरलोकोर्टिकोइड है। फिर हमारे पास हमें कशिंग सिंड्रोम के अंदर 2 डिजीज एंटागोनिस्ट 2 तरह के हैं, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सिंथेसिस इनहिबिटर्स ये पे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो 4 दिए हुए हैं। और ये जो स्पाइरोलेक्टोन प्लेरिनोन है और मेफेप्रिस्टोन है, ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। मेफेप्रिस्टोन जो है हमारे पास ये होती है ग्लूकोकोर्टिकोइड के लिए, और ये दोनों होती हैं मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो मेफेप्रिस्टोन और कीटोकोनाजोल को हम यूज़ करते हैं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, कुशिंग सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हमने सारे एडवर्स इफेक्ट्स मुझे लगता है कि डिस्कस कर लिए हैं, सारे यूजेस भी डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, ग्लूकोमा भी काज करवाता है, कि नेट के ऊपर लिखा हुआ था कि ग्लूकोमा इसलिए काज करवाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो लॉन्ग यूज़ है वो क्योंकि ट्रबैकुलर मेशर के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन को जो इंक्रीज़ करवा देता है। ठीक है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस में पता है सारी सी बात है, ऑस्टियोपोरोसिस तो काज करवाएगा ही, ये बात हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर ली है। ठीक है जी। कोर्टिसोल की एक बड़ी ख़ास बात होती है कि इसके अंदर ये नॉर्मल स्किन को जो है प्यूर के अंदर से अक्रॉस पूरली डिफ्यूज़ करता है, लेकिन जो इन्फ्लेम्ड स्किन होती है, जो फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनके अक्रॉस ये रेडिली अब्जॉर्ब होता है। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसका जो है ना एक शॉर्ट स्मॉल सा लेकिन एक सोल्ट रिटेनिंग इफेक्ट भी होता है, सिग्निफिकेंट सोल्ट रिटेनिंग इफेक्ट भी होता है। लेकिन जो इसकी हमने प्रिपरेशन तैयार की है ना, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन और ट्राइएमसिलोन, हमें पता है एएमसी, हमें एमसी हाई स्कूल से याद किया था इसको, ट्राइएमसिलोन, ठीक है। उनकी जो है ना, उनका ये काम नहीं होता, साल्ट रिटेनिंग इफेक्ट उनका बहुत कम होता है, ठीक है। और हाफ लाइफ भी लॉन्गर होती है, ड्यूरेशन इफेक्ट भी लॉन्गर होता है। अब इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लूड्रोकोर्टिसोन है ना, इसकी भी हाफ लाइफ जो होती है बहुत सिग्निफिकेंट ग्लूकोकोर्टिक एक्टिविटी होती है इसके अंदर, इसकी भी ड्यूरेशन इफेक्शन बड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसलिए हम एड्रेनोलेक्टमी और मिनरलोकोर्टिकोइड थेरेपी के लिए इसको जो हम जो एड्रेनोलेक्टमी के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे अन्य ज़्यादा कंडीशन में करते हैं। अच्छा, इसको हम फेवर करते हैं फिर। ठीक है। फिर हमारे पास है, हमें पता है कि हमने कंट्रोल्स को डिस्कस कर लिया कि हमें पता है कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं ये इनका मेन कंट्रोल होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और इनका होता है एसीटीएच के थ्रू ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। फिर हमें पता है कि ये जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड जो पल्सटाइल रिलीज़ होता है, इसका जो है हमने कहा था हाइड्रोकोर्टिसोन इसका एक एगोनिस्ट होता है जो कि रिलीज़ होता है, वो जो है ना उसको हम डेली इंजेक्शन जब देते हैं उसका, तो 1/3 इंजेक्शन देते हैं मॉर्निंग में और 2/3 देते हैं इवनिंग के अंदर। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका जो डायरनल रिदम होता है ना, जो मिनी कैटजिन के अंदर लिखा हुआ है कि मिडनाइट पे जाके जो है सेकंड रिलीज़ होता है इसका, लेकिन लिपन कोड में और लिखा हुआ है। फिर हमारे पास है, अच्छा अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्पाइरोलेक्टोन को। स्पाइरोलेक्टोन के बारे में हम इसको आमतौर पे यूज़ करते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर। हमें पता है कि ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। और हिरसुटिज्म इन वुमेन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं हमारे पास, ज़रा सी बात है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, स्किन रैशेस हो गए, गिनेकोमास्टिक है। एप्लेरिन उनका भी यही है कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। और ये जो है स्पेसिफिकली बाइंड करता है, हम कहते हैं कि जो मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर है ना उसी के साथ बाइंड करता है, तो ये गिनेकोमास्टिक वगैरह नहीं काज करवाता है, ये जो है काज करवाता है क्योंकि ये, अब देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस और
एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस को भी इसने एंटागोनाइज करवाया था, इसलिए ये एगोनिस्टिक काज करवा रहा था। फिर हमारे पास है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल जो है हमें पता है कि CYP450 जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी सिंथेसिस, उनके जो उन एंजाइम्स को इनहिबिट करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी सिंथेसिस एड्रिनल और गोनेडल हार्मोन्स की सिंथेसिस जो है रुक जाती है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं एड्रिनल कार्सिनोमा, हिस्टोटिज्म ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। ठीक है, हमें पता है कि उनके अंदर क्या होता है कि जो एंड्रोजेंस वगैरह ज़्यादा हो गए होते हैं, तो स्टेरॉयड हार्मोन ज़्यादा होते हैं, तो ये उनको कम करवा देता है। फिर हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नेडिनोन के अंदर अगर आपने कन्वर्ट करने से रुकवाना है, तो आप ये अमाइनो ग्लूटाथाइनाइड जो है वो यूज़ कर लें। फिर हमारे पास है कि ये हार्मोनल एक्टिव स्टेरॉइड्स को भी कम करवा देता है। इसको हम कंजंक्शन विद अदर ड्रग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग एड्रेनोकोर्टिकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। फिर हमारे पास है कि अल्फा बीटा 11 बीटा हाइड्रोक्सी, उसको अगर आपने इनहिबिट करवाना है तो इटोमिडेट को यूज़ कर लें। फिर मिटारापोन का यूज़ करते हैं, ये कोर्टिसोल के सिंथेसिस को रुकवाता है, बट नॉट दैट ऑफ द कोर्टिसोल प्रिकर्सर्स। ठीक है, इसको हम एड्रिनल फंक्शन के डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं।